गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग सैटेलाइट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने सैटेलाइट वाला फेज नंबर 2 खत्म कर दिया, उसमें सब कुछ हमने पढ़ लिया है जितना रिक्वायर्ड है, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स आज सॉल्व कर लेते हैं तो हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये लिखो यहाँ पे प्रॉब्लम, a spaceship goes into a circular orbit close to Earth's surface, full stop. What additional velocity must be imparted to the ship so that it is able to escape gravitational pull of the earth। तो ये हमारी आज के क्लास की फर्स्ट प्रॉब्लम है। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। एक स्पेसशिप है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है। अर्थ के अराउंड ये हमारा स्पेसशिप जो है, ये स्पेसशिप हो गया, वो सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है ऐसे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज टू अर्थ सरफेस। अगर क्लोज टू अर्थ सरफेस पे स्पेसशिप की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है तुम्हारी कितनी होनी चाहिए, क्लोज टू अर्थ सरफेस है तो जीएम बाय कैपिटल आर। ये अपना क्लोज है ना, मतलब कि बहुत ही पास है, ये ध्यान रखना है। तो जो उसकी डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल लेनी होती जब भी क्लोज की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि इसको अब मुझे एस्केप कराना है तो कितनी एडिशनल वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, और है ना, अर्थ के सरफेस से, तो 2 GME/r ये होती है एस्केप वेलोसिटी। तो इतनी वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी इतनी चाहिए, तो अब मुझे इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। उसको कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी देनी चाहिए कि जिसकी ये वैल्यू तुम्हारी इसके इक्वल हो जाए। तो एडिशनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। देखो इसको सॉल्व करो, इन दोनों का बस हमें डिफरेंस निकालना है। होपफुली सबको समझ में आ गया हो, डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि एडिशनल वेलोसिटी, तो डिफरेंस निकाल के बता दो मुझे, बस हो गया काम। तो एडिशनल वेलोसिटी जो लिखेंगे, जो हमें यहाँ पर ये देनी है, वो होगा तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, √2 GM/r और माइनस √GM/r। अगर मैं यहाँ से √GM/r ये कॉमन लेता हूँ तो बचेगा √2 - 1। अच्छा, ये GM को हम पुट कर सकते हैं GR, ये GM को पुट कर सकते हैं GS को, तो ऐसे लिख लो, उल्टा लिख लो कि यहाँ पर ये कैपिटल GM इज इक्वल टू GR। इसमें मैंने सॉरी GR स्क्वायर होता है वो, तो ये कैपिटल GM जो होगा वो इक्वल होगा GR स्क्वायर के। तो ये एडिशनल वेलोसिटी V की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने दी है, वो हो जाएगी तुम्हारी √GR इंटू √2 - 1। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी तुम्हारी √GR की वैल्यू जब पुट करेंगे और ये पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है तुम्हारा 3.278। क्या वैल्यू पुट करना है अर्थ के लिए, और ये आता है 3.278 किलोमीटर पर। तो बस इसमें देखो वही चीज है कि ये सॉरी किलोमीटर पर सेकंड, इसमें सब वही चीज है कि तुम्हें कैलकुलेशन बस तुम्हें सॉल्व करनी है खुद से, कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करनी है, बाकी तो तुम फॉर्मूला तक तो तुम पहुंच जाओगे। होपफुली सबको ये समझ में आ गया, इसको नोट करना है। फिर लोग हमारी अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं।
देखो अगली प्रॉब्लम का मैं तुम्हें स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, अगली प्रॉब्लम तुम्हें समझनी है। ये जैसे हमारे पास एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक स्पेसशिप है, स्पेसशिप से हमने एक छोटा सा मास हमने ऐसे फेंका, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे हमने छोटा सा ये मास फेंका है, एम मास है, v0 स्पीड से हमने फेंका है, और ये सेंटर से ये स्पेसशिप की ये डिस्टेंस 5 है ना, स्पेसशिप से हमने स्मॉल मास फेंका है। स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में इस मास की वैल्यू हमारी बहुत कम है, मींस कि जब हम लोग स्पेसशिप से इस मास को फेंक रहे हैं तो स्पेसशिप द्वारा अपनी जगह से नहीं हिल रहा है ना, तो इसलिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। ये हमारे प्लैनेट का मास m है और इसका रेडियस r है ना, प्लैनेट का मास m है और इसका रेडियस r है। तो हमें क्या करना है, तो फॉर व्हाट एंगल थीटा will the package ये पैकेट है तुम्हारा ऑफ मास m का, तुमने जिसको स्पेसशिप से फेंका है, will the package just graze the surface of the planet, just graze the surface of the planet है ना। ये पैकेज तुम्हारा क्या करेगा, इस प्लैनेट के सरफेस को जस्ट ग्रेज करेगा। ग्रेज करने का मतलब क्या है कि इस प्लैनेट के सरफेस को जस्ट यहाँ टच करके जाएगा, ये सॉल्व करना है ना। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है ना, कि यहाँ पर हमने स्पेसशिप है, एक भारी सा स्पेसशिप है, उससे हमने छोटा सा मास हमने फेंक दिया। तो मैं भारी सा स्पेसशिप क्यों बोल रहा हूँ कि उसमें मोमेंटम जनरेशन की, मैंने अगर भारी से स्पेसशिप पे छोटा सा मास फेंकूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि हमने मास ऐसे फेंका तो स्पेसशिप अब पीछे नहीं जाएगा ना, वो भी हो सकता है पर वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्पेसशिप की कहानी खत्म हो गई। तो बेसिकली एक पैकेट फेंका है हमने और ये जॉइंट लाइन से थीटा एंगल पे फेंका है, तो हमें बताना है कि थीटा की क्या वैल्यू हो कि ये पैकेट इस प्लैनेट के सरफेस को जस्ट यहाँ ग्रेज करे, ठीक है, टच करने के लिए। इसको ट्राई करना है तुम्हें, अब ये वीडियो को तुम्हें रोक कर ट्राई करना है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। तो यहाँ ग्रेज करने का मतलब क्या है कि ये ऐसे जाए और ऐसे एकदम यहाँ पे ये इस पॉइंट पे एकदम टेंजेंट हो जाए ना, ये टेंजेंट हो जाए ऐसे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई ग्रेज हो रहा है ना, ग्रेजिंग हो रही है यहाँ पे, ये पैकेज यहाँ पे ग्रेज कर रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको मैं रख करके ये रेडियस यहाँ दिखाता हूँ, अगर मैं इसको एक लाइन से ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं कि उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी v है, हमसे किसी ने कहा नहीं है कि तुम v निकालो, हमसे किसी ने कहा नहीं है ना, लेकिन इस पॉइंट पे ग्रेज हो तो हमें ये थीटा निकालना है। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा पॉइंट A है और जिस पॉइंट पे ग्रेज हो रहा है उस पॉइंट पे ये B है। B अननोन जो है वो जबरदस्ती घुस आया है हमारे इक्वेशन में, ये ध्यान रखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तुम अप्लाई करोगे A और B के लिए अप्लाई करोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमेशा सबसे पहला काम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट A एंड B, A और B पॉइंट पे हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हाफ m v0 स्क्वायर प्लस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो माइनस g m बाय डिस्टेंस कितनी है 5r इज इक्वल टू है ना, B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m v स्क्वायर प्लस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी माइनस g m बाय r, ठीक है। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन में थीटा तो कहीं आया नहीं, पर इस इक्वेशन से v निकल सकता है पर थीटा नहीं आया, तो फिर थीटा कैसे आएगा, है ना। हमसे किसी ने v निकालने को कहा नहीं, पर थीटा कैसे आएगा वो सोचना है। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ अपना v अननोन है पर थीटा नहीं आया, तो थीटा कैसे आएगा, तो हम इस सिस्टम के लिए लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये ध्यान रखना है, हम यहाँ पर ग्रेविटेशन वाले जो अपने चैप्टर में यहाँ पर अपना मोमेंटम कंजर्वेशन भी एप्लीकेबल होता है सिस्टम के लिए, क्योंकि जो तुम्हारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो तुम्हारा एक सेंट्रिक फोर्स है, बेसिकली वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो सिस्टम के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस केस में अब कौन सा मोमेंटम होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो मूव नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो लीनियर मोमेंटम,
अगर प्लेन में मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम, तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये प्रॉब्लम में तुम्हें ये सीखना है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम उठाई है कि ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज ना एग्जाम के टाइम पे स्ट्राइक नहीं करती है, यहाँ पे दिमाग में आता नहीं है कि हमें हम ये भी यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम। तो इस एम मास का इसका अगर लिख रहा है मोमेंटम, इस एम मास का इसके अबाउट लिख रहा है मोमेंटम, क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये तो ब्रांड तो अपना बहुत ही बड़ा है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये तो दोबारा रेस्ट पे है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट लिखते हैं अभी एट पॉइंट ए, और एट पॉइंट बी पे लिखते हैं इसके अबाउट। अच्छा, ए पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो वेलोसिटी हमें v sin थीटा वाली चाहिए होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि mvr फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, तो उसमें मैंने ये सीखा है कि v और r आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये अगर मैं इसके बाद निकालना तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो काम की होगी, तो वो क्या है तुम्हारी v नॉट sin थीटा। तो जो एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा a पॉइंट पे होगा मास का वही तुम्हारा b पॉइंट पे होगा। a पॉइंट पे क्या होगा तुम्हारा m v नॉट sin थीटा इनटू r कितना होगा, ये 5r का डिस्टेंस है। जब b पॉइंट दो, अब b पॉइंट पे तो वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर है ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो b पॉइंट पे लिखेंगे m v इनटू r, ये हो गया। और यहाँ से m से m काट सकते हो, r से r काट सकते हो, तो यहाँ से ये sin थीटा आ जाएगा तुम्हारा v अपॉन 5v नॉट, है ना, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। हाँ, अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि sin थीटा निकालने के लिए हमें v चाहिए होगा, v हमें चाहिए होगा, और v हम लोग फर्स्ट वाले से निकाल के सेकंड में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको नोट करो, फिर मैं ये फिगर रब करके v निकालता हूं फ्रॉम फर्स्ट, है ना, ये फिगर रब करके मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से v निकालने की कोशिश करता हूं। उसको विस्तृत में नोट करना जल्दी से, ये रब कर देता हूं फिगर। होपफुली सबको ये समझ में आया होगा कि हमें एंगुलर मोमेंटम हमें कैसे अप्लाई करना है, और रोटेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं एंगुलर मोमेंटम उसके बारे में, ठीक है। तो फ्रॉम 1 लिखते हैं, हम v निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से बाकी सब एक साथ ले आओ, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय 5r। सॉल्व करेंगे, 5r एलसीएम लिया, 5 माइनस 1 तो 4g एम एम बाय r, ये आ गया तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, है ना, ऐसे। इसको सॉल्व करने पर m से m कट गया, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर आ गया तुम्हारा 8g m बाय 5r, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं v लिखता हूँ तो v स्क्वायर आ जाता है 8g m बाय 5r प्लस वी नॉट का स्क्वायर, और v लिखूंगा तो ये तुम्हारा रूट में आ जाएगा, v तुम्हारा किस में आ जाएगा, फिर ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो तुम्हारा वो आंसर आएगा, ठीक है ना। तो या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि इस वीक वैल्यू को तुम यहाँ पे तुम पुट कर दो और सिंपलीफाई कर लो, जो भी तुम्हें करना हो। सिंपलीफाई करना हमारी चॉइस है, और वो ऑप्शन पे भी अपने डिपेंड करते हैं ना, ऑप्शन पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे कि तुम, है ना, यहाँ सेकंड से भी निकाल के थर्ड में पुट कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा 5 5 25 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 8g m बाय 5r। अगर मैं यहाँ से वी नॉट स्क्वायर ये तुम्हारा फाइनली क्या चीज आने वाली है कि तुमने अगर वी नॉट स्क्वायर कॉमन लेके वहां भेज दिया, तो ये 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 8g अपॉन 5 वी नॉट स्क्वायर, ऐसा आ गया। 1 को फिर यहाँ भेज दो, 1 यहाँ आ गया, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन ये 25 और ब्रैकेट में 1 प्लस 8g m अपॉन 5r वी नॉट स्क्वायर
ठीक है, तो साइन थीटा तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पूरा रूट में 1/25 1 प्लस 8g m अपॉन 5r नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे रूट में। तो थीटा कितना रहेगा इसका साइन इनवर्स, थीटा कितना रहेगा इसका साइन इनवर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, होपफुली सबको ये समझ में आ गया, इसको नोट करना है तुम्हें। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा अगली प्रॉब्लम में आता है। तो अगली प्रॉब्लम में ये पार्ट मेरा ऊपर था। अगली प्रॉब्लम भी हमारी आसान सी है। तो उसमें प्रॉब्लम्स आसान सी रहती हैं ज्यादातर, बस तुम्हें ये सब ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, इन सब बातों पर तुम्हें ध्यान रखना है, बस फिगर बनाना है। ग्रेविटेशन अपना इजी चैप्टर्स में से आता है, ये ध्यान रखना है। इसमें अगर प्रॉब्लम आती है एग्जाम में तो 100% सॉल्व होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लेने की 100% सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रैक्टिस इतनी करने की 100% प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा लोचा नहीं पड़ता है कि कुछ अपना कंफ्यूजिंग सा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि हमसे कहा जा रहा है, पहली चीज है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is orbiting at height 6r from Earth's surface। पहली चीज है अर्थ की सरफेस से 6r हाइट पे हमारी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। फिर यहां पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, find the time period of another satellite, find the time period of another satellite orbiting at a height of 2.5r from the surface of the earth। यहाँ पे ये लिखना है कि where r is radius of the earth, है ना, तो ये तुम्हें सॉल्व करना है। r तुम्हारा अर्थ का रेडियस है, तो ये ट्राई करते हैं जल्दी से। देखो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। अब ये हमें दी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो इसका टाइम पीरियड अब तुरंत आना चाहिए दिमाग में, किसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। क्या होता है 24 आवर्स, पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि ये सब डेटा तुम्हें अर्थ की सरफेस से दिया है। अच्छा, हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है जो टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस को रिलेट करता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये जो है ना, ये तुम्हारा अर्थ के सेंटर से, तो ये गलती भी बहुत सारे स्टूडेंट से हो जाती है। तो ये इसलिए मैंने प्रॉब्लम बताई है कि ये हर स्टूडेंट अब इसको ध्यान रखेगा कि ये गलती नहीं करनी है। ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। फॉर अ गिवन प्लैनेट ये फॉर्मूला वैलिड है। फॉर अ गिवन प्लैनेट, देखो अर्थ और अर्थ, तो यहाँ पे अपना प्लैनेट क्या है, प्लैनेट अपना फिक्स्ड है, प्लैनेट चेंज नहीं हो रहा है ना, ये दोनों स्टोरी के लिए प्लैनेट फिक्स है। तो फॉर अ गिवन प्लैनेट, ये चीज हमने प्रूव कर रखी है एक सैटेलाइट के लिए। तो फ्रॉम दी, बस ये ध्यान रखना कि स्मॉल आर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर अपना प्लैनेट बोल सकते हो तुम, ये बस ध्यान रखना है। तो अगर ये ध्यान रखना, अगर तुम रख लोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर तुम यूज करें फॉर जियो से सैटेलाइट, तो फिर 24 का स्क्वायर अपॉन ये हमें निकालना है, इसके लिए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए r लिखेंगे फिर हम लोग 6r प्लस r, तो ये 7r, ये ध्यान रखना है 7r लिखेंगे। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2.5r प्लस r, तो 3.5r। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है ना, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे r जियो से सैटेलाइट के लिए स्मॉल r मतलब कि सेंटर से, तो क्या होगा हाइट प्लस रेडियस। इसके लिए r क्या होगा भाई, ये तुम्हारी सैटेलाइट के लिए, जियो से सैटेलाइट के लिए ये तुम्हारी
कोई भी एक दूसरी सैटेलाइट के लिए, है ना। ये बात सबके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए, ये बात कि हमें इसमें स्मॉल ये आर भी ऐड करना है, रेडियस ऑफ अर्थ भी ऐड करना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। अब तो सॉल्व करना आसान है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 ये 2 जा 7 होता है, तो 2 ये 2 क्यूब आएगा, तो टी स्क्वायर कितना आएगा, टी स्क्वायर आएगा 24/2/2 2 क्यूब, है ना। सॉल्व करने पर ये होगा 24 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2। तो ऐसा इसलिए ऐसा कर गया जिससे कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे काट सकूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 12 स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ पे ये t कितना आएगा, तो t आएगा यहाँ पे 12/√2। t स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अपना 12 बचेगा, ये √2 हो जाएगा। 12√2 को बोल सकते हैं 6√2, ये मतलब बेसिकली 12/√2 को बोल सकते हैं 6√2 आवर्स। तो हमारी इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना आएगा फिर 6√2 आवर्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना अपने एग्जाम में बहुत आती है, यहाँ पे नीट में बेसिकली बोलो, नीट और जेईई की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम सबको समझ में, और जिसका आंसर होगा 6√2 आवर्स। इसको नोट करो, फिर हम लोग अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये पार्ट मैं रब करता हूं। A satellite revolving in a circular orbit, a satellite revolving in a circular orbit, a circular orbit, ये दोनों ऑर्बिट कौन सी है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, ये रब करके लिखता हूं इक्वेटोरियल, इन अ सर्कुलर इक्वेटोरियल ऑर्बिट, मतलब कि ये सैटेलाइट हमारी इक्वेटोरियल प्लेन में है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू, ये ऑर्बिट का हमें रेडियस दिया है, कितना दिया है 2 × 10⁴ किलोमीटर, ये हमें रेडियस दिया है, ऑफ रेडियस 2 × 10⁴ किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, ये सारा का सारा डेटा तुम्हें देख रहा है कि एकदम नहीं, ये सारी जो कहानी तुम्हें दिख रही है कि ये सारी की सारी कहानी एकदम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जैसी, पर ये सैटेलाइट हमारी जियो स्टेशनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस तुम्हें कितना दिया है, ये तो 20,000 किलोमीटर दिया है, जबकि उसके लिए कितना होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए 42,400 किलोमीटर ना। तो ये तो कंफर्म है कि ये सैटेलाइट हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उतनी रेडियस पे नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या रखा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अपीयर्स ओवर a certain place at the equator, every 11.6 आवर्स, है ना। तो इक्वेटर के एक पॉइंट पे ना वो सैटेलाइट हर इतने टाइम के बाद हमें अपीयर होती है। अगर वो सैटेलाइट हमारी जियो स्टेशनरी होती तो वो सैटेलाइट हमेशा उसी पॉइंट के ऊपर रहती। इट मींस कि यहाँ पर वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी तो है नहीं, और इतने टाइम के बाद अपीयर होती है, तो सैटेलाइट की स्पीड क्या है, सैटेलाइट की स्पीड हमारी अर्थ की स्पीड से क्या है, ज्यादा है। तो फ्रॉम दीज डेटा कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ, from these data calculate mass of the earth।
तो हमें अर्थ का मास कैलकुलेट करना है और हमें ये कैपिटल जी की वैल्यू तुम्हें दी है, तो वही चीज़ है, इसमें अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो कोई नहीं, हम अभी तो कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे अब हम लोग सीखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। इसमें जैसे ये अर्थ है, मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो ओमेगा ई से रिवॉल्व कर रही है फ्रॉम, हमें पता है कि अर्थ रिवॉल्व करती है वेस्ट से ईस्ट की ओर ना, ऐसे ये, और ये तुम्हारा इक्वेटर हो गया। इसमें एक सैटेलाइट भी है, सैटेलाइट भी ईस्ट से वेस्ट की ओर ही ऐसे क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये सैटेलाइट भी, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर ऐसे। तो अच्छा, यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं सैटेलाइट के ये घूमने की एंगुलर स्पीड है तुम्हारी ओमेगा s, है ना। तो अर्थ के रिलेटिव, अर्थ को अगर रोक दूं तो अर्थ के रिलेटिव है ना एंगुलर स्पीड क्या होगी सैटेलाइट की, ओमेगा आगे क्या है, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सैटेलाइट की जब बात कर रहे हैं तो अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो जबकि हमने लॉज ऑफ मोशन में अर्थ को रेस्ट होना था, यहाँ पे अर्थ रोटेट कर रही है, तो उसमें यहाँ पर जो भी सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड है ना वो अर्थ के रिलेटिव होगी। यहाँ पर ये चीज सीखने के लिए, सिखाने के लिए ये प्रॉब्लम मैंने है ना यहाँ पे चूज की है। तो ओमेगा आर क्या लिखेंगे, तो इस वाले केस में, इस वाले केस में सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट की ओर ही घूम रही है, तो दोनों की सेम ही डायरेक्शन है। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो होगी ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई, ये सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड और ये अर्थ की एंगुलर स्पीड। अगर तुम्हें इतना हिंट मिल गया तो अभी तुम रोक के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, रोक, यहाँ वीडियो को तुम रोक दो और सॉल्व करो उसको, अगर तुम्हें इतना हिंट मिल गया है तो, है ना, इसको तुम्हें रोक के सॉल्व करना है, ठीक है, कि आगे तुम कैसे करोगे। मैं देखो उसको आगे सॉल्व करता हूँ। अच्छा देखो अब ध्यान से देखते हैं, तो यहां से अगर मैं इसमें से ओमेगा एस निकालूं एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट, तो तुम्हारा होगा ओमेगा आर प्लस ओमेगा ई, ठीक है। अगर मैं इसको टाइम के टर्म में चेंज कर लूं, टाइम पीरियड के टर्म में, तो हमें सबको पता है कि t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो यहां से ओमेगा कितना आएगा, 2 पाई बाय टी आ जाएगा। तो ओमेगा इसको बोल सकते हैं 2 पाई बाय ये टी एस इज इक्वल टू ओमेगा आर को बोल सकते हैं 2 पाई बाय टी आर प्लस 2 पाई बाय टी ई, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ पर ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी आर प्लस 1 अपॉन टी। इतना अगर लिख दिया तो अभी भी तुमसे सॉल्व कर सकते हो ना। अगर तुम यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो यहाँ तक पहुंचा दिया है, तो अब तुम्हें फिर से सॉल्व करना है। ये देखो क्या हट गया, उसको सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है, तुम्हें फिर से सॉल्व करना है अब, और बहुत आसान है यहाँ पर। तो फिर से सॉल्व करना है, ये सैटेलाइट की तुम्हारी ये टाइम पीरियड है, ये ध्यान रखना है। अच्छा देखो यहाँ पर अगर अभी भी यहाँ तक इसके आगे भी नहीं सॉल्व करना तो मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर ये ध्यान दो, ये जो वैल्यू है तुम्हारी, एक पॉइंट पे सैटेलाइट हर इतने टाइम बाद आ रही है, मतलब कि एक, अब जब मैं एक पॉइंट से देख रहा हूँ तो मैंने उस पॉइंट को रुका मान लिया, उस पॉइंट का रिलेटिव देख रहा हूँ, तो वो रिलेटिव टाइम पीरियड है कि इस पॉइंट का रिलेटिव सैटेलाइट मुझे हर 11.6 आवर्स के बाद अब दिख रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं अर्थ के सरफेस पे, तो फिर वो पॉइंट रेस्ट पे, मतलब कि अर्थ के सरफेस रेस्ट पे, उसके रिलेटिव सैटेलाइट हर 11 घंटे बाद, अप्रोक्सीमेटली हर 11 घंटे बाद, है ना, वापस वहीं से घूम घूम के आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये डेटा ना तुम्हारा इसका डेटा है, ठीक है। और अर्थ के लिए तो तुम्हारा 24 आवर्स है, तो ये होगा 1/11.6 प्लस 1 ये 24, ये इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग ये डेटा तुम्हारा आ जाना चाहिए, यहाँ से हम लोग ओमेगा निकालना है, बेसिकली ओमेगा से निकालना है, तो उसको कैलकुलेट करने पर इसको ds को हम लिख देंगे 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा s इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 1/11.6 प्लस 1 ये 24, और ये मैं डायरेक्टली डेटा लिख रहा हूँ, है ना, ये ध्यान रखना, मैं डायरेक्टली यहाँ डेटा लिख रहा हूँ, डेटा को मैंने कन्वर्ट कर लिया है रेडियन पर सेकंड में। ये तुम्हारा यहाँ पर सब कुछ आवर्स में है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन अपने सेकंड में, और ये आएगा तुम्हारा 2 पाई इंटू ये आएगा 35.6। कैलकुलेशन तुम लोग को
खुद ही करनी है इसमें, कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो। 24 11.6 3600, 24 11.6 into 3600 रेडियन पर सेकेंड। ये यूज किया है, इसको चेंज, ये तो हमारा ये हो गया, ये एलसीएम ले लिया मैंने, है ना ऐसे, और 3600 यूज किया है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए। किसमें चेंज करने के लिए? यहाँ पर ये सब हमारे आवर्स में है, ये सब हमारे डेटा किसमें है? आवर्स में, इसको हमें सेकंड में चेंज करने के लिए। तो उस पूरे की कैलकुलेशन क्या आएगी तुम्हारी? यहाँ से ओमेगा एस जो आएगा, तुम डेटा पुट करोगे कैलसी में, तो आएगा हमारा 2.23 into 10 raised to -4 रेडियन पर सेकंड, ये आ जाएगा डेटा, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया डेटा। तो अब सिंपल है, अब तुम सैटेलाइट के लिए, ये सैटेलाइट में तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट, क्या कि सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है G m1 m2 अपॉन r², ये किसके ऊपर? ये इक्वल होगा तुम्हारा m r ओमेगा स्क्वायर का। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे सैटेलाइट की एंगल स्पीड है ना ये। तो इसके हेल्प से तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है यहाँ पर ये मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ तुम्हारा क्या आएगा? तो r³ ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, है ना। अब ये सब डेटा मुझे पता है, तो यहाँ पर जब तुम कैलकुलेट करोगे, ये सब डेटा पुट करोगे ना, तो तुम्हारा मास ऑफ अर्थ यहाँ से आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तुम सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेटली 624 आएगा। तो यहाँ पर ये डेटा की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये सिखा रहा हूँ कि फाइनली कि हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला का जो फॉर्मेशन है, जो यहाँ पर चेंज कन्वर्जन है ना, वो सब चीजें हमें कैसे करनी है। बाकी तो यहाँ पर जो अपना डेटा है वो अभी इस वाली प्रॉब्लम के लिए अपना डेटा डिफिकल्ट है। जो अपने नीट और जेईई में आएगा वो डेटा ऐसा होगा कि वो विदाउट कैल्सी सॉल्व हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो इसमें तो हमें कैल्सी की हेल्प तो पड़ेगी, अदरवाइज हमें ज्यादा टाइम लगेगा। उसको नोट करते हैं और इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, इस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रब कर देता हूं मैं। तो एक और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। A satellite of mass m is orbiting the Earth in a circular orbit. The Earth in a circular orbit of radius r. The circular orbit of radius r. आपने small r किया था ना? The circular orbit of radius small r. It starts losing energy. It starts losing energy due to small air resistance. Due to small air resistance at the rate of c joule per second. At the rate of c joule per second. Find the time taken for the satellite. Find the time taken for the satellite to reach the earth. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हम लोग रियलिटी की ओर लेके जाने के लिए ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये सैटेलाइट है ऑफ मास m, वो अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में, जो सर्कुलर ऑर्बिट में r रेडियस के ऑर्बिट से में रिवॉल्व कर रही है। अब सैटेलाइट धीमे धीमे अपनी एनर्जी लूज कर रही है कुछ एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, और किस रेट से? c जूल पर सेकंड के रेट से एनर्जी लूज कर रही है। तो हमें बताना है कि सैटेलाइट जब
अर्थ में जब यहाँ पर गिरेगी फाइनली तो कितना कितना टाइम लगेगा ना, कितने टाइम बाद अर्थ में ये गिरेगी। तो ये देखो यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट रेट दिया है, एक क्या है ना कांस्टेंट रेट से एनर्जी लूज हो रही है ना, कांस्टेंट रेट है देखो, सी फॉर कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, सी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो उसको सॉल्व करते हैं, उसको ट्राई करो। तो मैं सॉल्व करता हूँ फिर इसको, अगर ना तुम्हें खुद से ट्राई करना है और मैं इसको अभी तुमको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज कि अगर एक सैटेलाइट है आर ऑर्बिट पे, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ये होगी एनर्जी, ये सैटेलाइट की एनर्जी होगी। अभी हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डी बाई डी टी कितना आएगा, तो माइनस डी एम एम अपॉन 2 डी बाई डी टी ऑफ 1 बाय आर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए माइनस साइन यहां भेज देता हूं सो दैट कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एनर्जी अपनी लूज हो रही है। इसको सॉल्व करने पर ये कितना आएगा, ये आएगा -1 r की पावर -2 इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये आएगा माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय 2r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। देख लो यहाँ पर इसको, देखो सबको, जब मैंने डिफरेंशिएशन सही किया तो उसको देख लो एक बार। ठीक है ना, सबको ये सब परफेक्ट दिख रहा है। तो अब उसको सॉल्व करते हैं आगे, है ना। अब हमें उसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी तुम्हारी लूज हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव साइड क्या शो कर रहा है कि एनर्जी अपनी यहाँ पे लूज हो रही है, इस बात का मैं ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ सी, ये जो यहाँ पे एनर्जी यहाँ से लूज हो रही है, सी रख देता हूँ और डी टी को भेज देता हूँ वहाँ पे। तो सी इंटू डी टी इज इक्वल टू रहेगा माइनस जी एम एम बाय और 2r स्क्वायर इंटू डी आर। और अब निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो मान लो t इक्वल टू 0 पे ये r पे था, है ना, स्मॉल r डिस्टेंस पे, और वो कहाँ आ रही है, वो सरफेस पे आ रही है। तो सरफेस पे आते थे इसको लिख करेंगे तुम्हारी कैपिटल हो जाएगी। तो ये टाइम निकालना है ना, सरफेस पे आते आते इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो हमें वो टाइम निकालना है। तो ये इंटीग्रेशन वर्क में सॉल्व करना है ना, मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैं रख कर रहा हूँ प्रॉब्लम वाला, और ये हम लोग फिर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। होपफुली सबको ये समझ में आ गया होगा। तो c इंटू टी, या लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाय 2 कांस्टेंट 1 बाय आर, उसका इंटीग्रेशन होता है -1 बाय आर, और फ्रॉम आर टू कैपिटल आर, है ना, माइनस और से दोनों प्लस हो गया। तो यहाँ से टी आएगा हमारा जी एम एम बाय 2c इंटू 1 बाय कैपिटल माइनस 1 बाय स्मॉल आर, है ना, ये आएगा तुम्हारा ये टाइम। ठीक है, देखो ये देखो तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू स्मॉल आर तुम्हारा कैपिटल से तो ज्यादा ही होगा, तो ये वाली तुम्हारी पॉजिटिव आने वाली है, ये ध्यान रखना है। होपफुली सबको ये समझ में आ गया है, ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गया कि हमें कैसे सॉल्व करना है। उसको नोट करो, फिर हम लोग अगली प्रॉब्लम में आते हैं। और इन सब प्रॉब्लम्स में तुम्हें कुछ कुछ सीखने को तो मिल रहा होगा, है ना, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ सीख ही रहे होगे तुम लोग। तो आज की क्लास के हम लोग लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, आज की क्लास के हम लोग लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बार हम टाइम देख लेते हैं, तो फिर एक ही प्रॉब्लम और सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सॉल्व की थी, उसमें स्टोरी अलग थी और यहाँ पे देखो स्टोरी अलग है। वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात की थी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात की थी। देखो यहाँ पर हम लोग सन और किसी हम कॉमेट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टोरी यहाँ डिफरेंट होगी, जो कहानी के जो अपने पात्र है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन मैथ्स सेम होगी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये आज की क्लास की आप लोग लास्ट प्रॉब्लम लिख रहे हैं। अ कॉस्मिक बॉडी
cosmic body A moves towards sun S with velocity v naught when far from the sun, सन से भी बहुत ही फार है, when far from the sun, and aiming along a line whose perpendicular distance of this from the sun is d. From the sun is d. Find the, ये हमें फिगर में दिख रहा है सब कुछ है ना, फिगर में ड्रॉ करता हूं. Find the minimum distance of this body. Find the minimum distance of this body from the sun. तो ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाले में ना, वहां पर ये ऐसी प्रॉब्लम थी. तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिया, एक सन दिया है तुम्हें, ये सन है, सन S, इसका मास तुम्हें m दिया है. ये सन के सेंटर से हमने ये जो हमने यहाँ पर कॉस्मिक बॉडी ली है वो ऐसे आ रही है ना, ये भी डिस्टेंस है. और ये अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, फाइनाइट है तुम्हारी. यहाँ पर कॉस्मिक बॉडी ए पॉइंट पे ऐसे है ना, तो हमें बताना है कि वो सन से कितना क्लोज हो गया. अच्छा, यहाँ पे ये दोनों मास है तो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस बात का ध्यान रखना. तो उसको ट्राई करो एक बार है ना, और मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ तुम्हें सॉल्यूशन में. तो यही फिगर मैं सॉल्यूशन में ले लेता हूँ. तो देखो सिंपल सा है कि जब ये सन के पास आएगी तो धीमे धीमे ऐसे अट्रैक्ट होते होते ऐसे ग्रेज होके निकलेगी ना, ऐसे ये. तो ये जो यहाँ पर डिस्टेंस होगी ये इसकी सबसे क्लोजेस्ट होगी डिस्टेंस, और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी इस कॉस्मिक बॉडी की. इसका मास मैं m मान लेता हूँ, m नहीं दिया है मास तो m मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर m की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हमें निकालना है, ये निकालना है r मिनिमम है ना, ये सन के सेंटर से कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो ये निकालना है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए मैंने अभी सिखाया था, तुम हमेशा यूज करोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा यूज करोगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पे एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. तो पहले के लिए लिखते हैं एनर्जी तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पोटेंशियल तो होगी क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है कि फार, ये फार है फ्रॉम सन, स्टार्टिंग में ये दूर है तो यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है. इज इक्वल टू जब वो वहां पहुंच जाएगी ऑब्जेक्ट तो हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस माइनस डी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ ये अपना जो हमारी कॉस्मिक बॉडी है अपॉन आर मिनिमम. ठीक है, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी. इसको इसमें से हमें आर मिनिमम निकाल सकते हैं, बस हमें वी मिल जाए. वी हमारा अननोन यहाँ वेलोसिटी आ गया, जबकि हमारा एम क्या है ये निकालना. तो सेकंड इक्वेशन लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन. तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अभी, तो m v नॉट और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो v नॉट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तो d है, तो m v नॉट इनटू d इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे होगा m v इनटू r मिनिमम है ना, ये आएगी सेकंड इक्वेशन. इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि v जो आने वाला है वो आने वाला है r मिनिमम, नहीं सॉरी ये आने वाला है तुम्हारा v क्या आने वाला है v नॉट इनटू d अपॉन r मिनिमम, तो v नॉट इनटू d अपॉन r मिनिमम. तो अब तो सॉल्व करोगे, सेकंड को पुट कर दोगे यहाँ पे फर्स्ट में और हम लोग r मिनिमम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, वो मैं तुम्हें अब करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. अगर जब डेटा दिया होगा तो आसान होगा. ठीक है, वो तुम्हें पता है कि तुम सॉल्व तो कर ही दोगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
तो होपफुली सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आते हैं। अच्छा, जाते जाते आज का तुम्हें मैं फन फैक्ट बताता हूँ, है ना, फन फैक्ट। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ कि ये क्लास मैंने, है ना, यहाँ पर किस दिन रिकॉर्ड की, तुम्हें ये बताना है कि अब तुम जिस दिन ये क्लास देखोगे तो तुम्हें ये पता है कि उस दिन तुम्हें ये क्लास रिकॉर्ड मैंने नहीं की होती है। ठीक है, ये तो मुझे पता है। तो आज वो दिन है कि जब ये कॉमेट, है ना, ये कॉमेट अर्थ के पास से निकलने वाला है। आज शाम को, है ना, आज शाम को 8:15 से, ठीक है, 9 बजे के बीच शाम को ये कॉमेट अर्थ के पास से निकलने वाला है। इसको हम लोग देख पाएंगे नेकेड आई से। आज के दिन ये हुआ है। और ये मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सैटेलाइट्स और कॉमेट की बात हम पढ़ रहे हैं, उसी की हमने कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व की। इसलिए मैं सोचा कि ये तुम्हें फन फैक्ट तुम सबसे शेयर कर सकते, है ना, करता हूँ कि ये वीडियो मैं उस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस दिन ये कॉमेट, यहाँ नियोवाइज, ये कॉमेट अर्थ के पास से निकलने वाला है आज शाम को। ठीक है, तो होपफुली सबको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।